हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बोर्ड का एग्जाम, जेईई मेन का एग्जाम और जेईई एडवांस के एग्जाम में फंडामेंटली क्या डिफरेंस है ये डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वीडियो 11th के बच्चों के लिए भी यूजफुल है क्योंकि ये एग्जाम उन्हें 12th में तीनों के तीनों ही फेस करने, और जो बच्चे 12th के हैं उनको तो अगले 3 महीने से 4 महीनों में ये सारे के सारे एग्जाम्स एक के बाद एक फेस करने, और 13 के बच्चों को कम से कम जेईई मेंस और जेईई एडवांस तो फेस करना ही है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं जो बातें करने जा रहा हूं वो आपको इन एग्जाम्स के बारे में जो कुछ भ्रांतियां हैं उनसे बचाएगी। कई बार लोग टू बी गुड ऐसी बात बोल देते हैं जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो मैं जो ट्रुथफुली जो मुझे समझ में आता है एग्जाम्स के बारे में वो यहां पे आपसे बात करूंगा। तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिस पे मुझे लगता है कि बच्चों के डाउट्स हो सकते हैं वो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। आप कमेंट्स के अंदर इनके अलावा भी यदि आपके पास कोई और पॉइंट्स हो तो बेहिचक आप लिखिएगा और मैं उनको भी अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तो देखिएगा, तो एक चीज जिसके बारे में बुरा बोलते हुए सब लोग घबराते हैं वो है एनसीईआरटी। सब लोग कहते हैं कि साहब मैंने जो सुना है कि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए यदि अपन बहुत समझदार इंटेलिजेंट आदमी हो तो। जहां तक फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिजिक्स पढ़ी हुई है। क्या वो किताब स्टूडेंट्स के समझने के हिसाब से लिखी गई है? अनफॉर्चुनेटली नो। वो स्टूडेंट्स के समझने के हिसाब से बहुत सारे पार्ट्स उसके नहीं लिखे गए हैं। वो आपको काफी हद तक कंफ्यूज करने में पॉसिबल है कि वो कंफ्यूज कर दे। ओके, फिर भी मैंने बोर्ड के लिए लिखा मस्ट, तो एनसीईआरटी पढ़नी है। हाँ, डेटा वगैरह, फॉर्मूला वगैरह, डेरिवेशंस वगैरह, हेडिंग्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आगे आप जब देखेंगे कि बोर्ड के जो क्वेश्चंस है वो मेमोरी बेस्ड है, याददाश्त बेस्ड होते हैं। मतलब यदि आपको याद है तो आपको वहां पे लिख के आना, क्रिएटिविटी नहीं आती है बहुत ज्यादा। इसलिए एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है ताकि अपन को सिलेबस पूरा कवर लग जाए 12th का। इससे ज्यादा आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। पर्सनली मैं जो लोग बोर्ड को टॉप करे हैं, सिर्फ बोर्ड को टॉप किए, नॉट एनीथिंग एल्स, ऑलराइट, एग्जाम्स क्लियर नहीं किए मेंस एडवांस के, उन लोगों से मिला हुआ, मेरे स्टूडेंट्स मिले हुए, उनको कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी सब्जेक्ट की, परंतु उनको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड याद थी। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी को समझने के लिए भी आप पढ़ेंगे ना कि मैं इसमें समझ लूं क्या लिखा हुआ है, तो बहुत डीप जा रहे हैं। फिजिक्स बहुत ब्यूटीफुल लिखी है, बहुत अच्छी फिजिक्स लिखी है, लेकिन क्या वो एक 11वीं 12वीं के लेवल का बच्चा उसको समझ के उससे डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जा सकता है क्या? सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, नो। जेईई मेंस के लिए अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए जैसे जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इस तरह के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है वो फिर भी यूजफुल है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा एनसीईआरटी अगेन आपको फायदा नहीं देगी। क्यों? वही रीजन, क्योंकि समझने में बहुत डिफिकल्ट है और उसमें जो स्टेप होती है कि थ्योरी से अच्छी प्रॉब्लम या फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम भी तक वो नहीं जाती। लेकिन थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए इट्स गुड, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक वगैरह जो होता है मैग्नेटिज्म का पार्ट, वो ठीक है इसमें, दैट इज गुड इनफ, ऑलराइट। जेईई एडवांस के लिए सिर्फ 2-3 चैप्टर ही काम के हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में वहां से डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं, तो जेईई एडवांस के लिए मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर काम का है। और भी जो थोड़े बहुत इस तरह की चीजें हैं, जैसे कि मूविंग कॉइल कैलकुलेटर के बारे में जितना अच्छा एनसीईआरटी में दे रखा है उतना किसी और ने नहीं दे रखा अच्छी तरह से, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उससे ज्यादा आप इस पे रिलाय करेंगे एनसीईआरटी पे तो वो अच्छा नहीं रहेगा। आप बोलेंगे सर बहुत सारे टॉपर कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ी थी, टॉपर कहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये वीडियो टॉपर के लिए नहीं बना रहा हूं। यदि आप टॉप करने वाले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब का रास्ता आपके थ्रू जाता भी नहीं होगा। टॉपर अपना बैठ के अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व कर रहा होगा, फिजिक्स सॉल्व कर रहा होगा, वो शायद करेगा भी नहीं, और यदि कर भी रहा है तो उसको समझ में आ रही होगी एनसीईआरटी नेचुरली, ऑलराइट। आपको बहुत एफर्ट लगेंगे, टाइम वेस्ट होगा, हमें प्रॉब्लम्स तक पहुंचना है, क्योंकि वहां पर वो अंदर घुस के अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं करने वाले हैं, वो सवाल के थ्रू करने वाले हैं। उस मामले में एनसीईआरटी बहुत गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, थ्योरेटिकली भी उन्होंने इतना डिफिकल्ट थ्योरी लिखी है कि डजंट वर्क आउट। सॉरी टू डिसअपॉइंट, आई नो दिस अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, इसकी वजह से कई सारे लोग नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, कर लो भैया,
लेकिन मेरा उद्देश्य स्टूडेंट्स को सच बताना है, फायदा उनका करना है, अच्छा साउंड करना नहीं है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में? यदि आपकी याददाश्त अच्छी है, आपको डेरिवेशन याद है, आपको ये लिखना याद है कि भैया जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर के नहीं लिखना है, 1/4 लिखना है, तो इन सब चीजों के वो मार्क्स दे देंगे आपको। थोड़ा बहुत जो एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हो सकता है लैंग्वेज में ट्विस्ट करना शुरू करे, क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करना शुरू करे, बट मैथमेटिक्स वाइज वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम आपसे नहीं करवाएंगे, डायरेक्टली लगवाएंगे फॉर्मूला ही। ठीक है, तो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आएगी, वो भी बहुत थोड़ी सी, उसमें भी एस्पेक्ट प्रेजेंटेशन का इस तरह का डाल देंगे कि राहुल यहां गया और उसके फिजिक्स के टीचर ने उसको ऐसा बोला, जबकि क्वेश्चन उसके बाद शुरू हो रहा होगा। ओके, जेईई मेंस यदि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग सब लोगों ने मुझे लिख के दिया कि सर जो आपने चीट कोड्स दिए थे, जो आपने पीवाईक्यू बेसिस पे रिवर्स इंजीनियरिंग का मटेरियल बनाया था, 90% पेपर वैसा का वैसा ही था। लोग 21 या 22 सवाल सॉल्व करके आ पा रहे, उन सारे ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करके सिर्फ चीट कोड्स को फॉलो करके। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड जाता है, और पीवाईक्यू पे मैं अभी जाता हूं कि पीवाईक्यू कितना यूज होता है इसके अंदर। ऑलराइट, तो दीज आर मोस्ट की फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपको अलग अलग तरीके से। फॉर्मूले थोड़े से लेकिन ज्यादा यूज होते हैं कंपेयर टू जितना बोर्ड में यूज होते हैं। जेईई एडवांस और फॉर्मूलों की तो समझ लीजिए जी जानी दुश्मनी है। ओके, जेईई एडवांस और फॉर्मूले कभी मैच ही नहीं हो सकते, ये होते ही नहीं है, ये बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से जाते हैं। यदि इनको डी ब्रॉगली वाला भी लगाना होता है फॉर्मूला, ऑलराइट, मैटर वेव का भी लैम्डा इक्वल टू h/mu, तो शुरू करेंगे, दो एटम के बीच में इतनी दूरी है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यदि उसका वेव नेचर मान ले तो मतलब कहानी कुछ और ही चल रही होगी। या एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर ले, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगवाने के NH/2π लिखवाना है, लेकिन उसके लिए इतना घुमा फिरा के क्रिएटिव ले जाएंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला बेसिस पे काम नहीं चलेगा। तो ये तो बहुत डेंजरस हो गया पेपर। नॉट एग्जैक्टली, वेट, आगे की कहानी देखिएगा। सिलेबस की कवरेज कितनी करके जानी चाहिए? बोर्ड के लिए आई वुड सजेस्ट 100% सिलेबस कवरेज करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के गुड मार्क्स अराउंड 97-98% माने जाते हैं, 96% माने जाते हैं। तो सिलेबस ही 100% कवर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से कह रहा हूं, समझ में आने के चक्कर में मत फंसिएगा। बोर्ड की तैयारी में जो भी है उसको याद कर लीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पीवाईक्यू भी मैं अभी का भी साथ साथ कवर कर लेता हूं कि यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीटेटिव नेचर के आते हैं। मतलब कि यदि आपने पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यूज देख लिए उस चैप्टर के और वैसे के वैसे सवाल याद करके चले गए तो भी आपका मस्त काम चल जाएगा। डोंट नीड टू वरी। ठीक है, तो 100% सिलेबस कवरेज करना है, क्योंकि यहाँ पे गुड मार्क्स इज 95, 96, 97% एंड पीवाईक्यू जो है वो रिपीटेटिव टाइप के होते हैं। जेईई मेंस में सिलेबस 80% से तो ज्यादा ही कवर करिएगा, बिकॉज वहां पर अच्छे परसेंटेज जो है वो अराउंड 80% है। तो यदि आपने 90% तक कवर किया और ढंग से करके चले गए, मेरे जिस तरह का मटेरियल दिया है, तो आप 80% के ऊपर हिट कर सकते हैं, जिसमें आपकी परसेंटाइल स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसमें कौन सा चैप्टर छोड़ना चाहिए? आई वुड से कि इसके अंदर वो चैप्टर जिसको पढ़ने के लिए बहुत सारा पीछे की चीजों की जरूरत पड़ रही हो, वो आप चैप्टर छोड़ सकते हैं, उसका वेटेज कम है। तो नहीं तो कोई भी चैप्टर मत छोड़िए, खासकर जो स्पेसिफिक जेईई मेंस के चैप्टर है उनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला बेसिस पे आते हैं, जिनका मैंने पीवाईक्यू, जिनका मैंने चीट कोड वगैरह सब दे रखे। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिए, और उन चीट कोड के बेसिस पे आप चाहे तो ये वाला जो जेईई हुआ था मेंस, ये जनवरी वाला 2023 का, ये कर लीजिए एंड यू विल बी अमेज्ड कि यदि आपने वो किया होता तो आपके सीधे सीधे सवाल सॉल्व हो गए थे, भले ही आपको पूरा डीपली समझ में नहीं आया था। यहां पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज जनरली सेम। ये आप यदि मेरा मटेरियल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उस फॉर्मूले के घुमा फिरा के एक तरह के ही सवाल आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के सवाल में या तो सीधे सीधे मोमेंटम देते हैं, नहीं तो इनडायरेक्टली मोमेंटम देते हैं काइनेटिक एनर्जी बोल के। मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा होता है। दे आर जनरली sticking only and only
टू सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं 95% ऑफ द पेपर, 5% में आते हैं, लेकिन उस 5% को टारगेट करने के चक्कर में मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना 95% बर्बाद कर ले रहे कि सर यदि इस चैप्टर में यह आ गया तो क्या होगा, मत जाइए उसके पीछे, इस चैप्टर में आ गया तो क्या होगा, सबके लिए वो आएगा, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे। चिंता उसकी करिए जो चैप्टर या जिस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, क्योंकि उससे आपकी परसेंटेज बनेगी और परसेंटाइल 99.5 क्रॉस करेगी। ये सबसे बड़ी गलती जो कोचिंग की वजह से हो रही है, क्योंकि हम लोग का काम है पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ पढ़ाना और एक्सेप्शन का भी, एक्सेप्शनल केस कवर करना। लोग सोचते हैं कि जो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन या बहुत बिरले टाइप का सवाल सर ने करा दिया तो इसका मतलब सवाल सर बहुत जिंदाबाद आदमी, ये सवाल बहुत जिंदाबाद, अब बस ये कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि आपने कोई बहुत डिफिकल्ट चीज सीख ली लेकिन बेसिक्स आपको आते नहीं थे और वो आपने गलत कर दिए या कोई बेसिक चैप्टर छोड़ दिया, तो वो मत करिए, प्लीज मत करिए। अपने करियर को बर्बाद मत करिए। अभी भी कह रहा हूं, मेंस के लिए अभी भी टाइम है। मार्च ऑनवर्ड्स मैं सेकंड वाला कोर्स लॉन्च कर दूंगा मेंस के लिए, जहां पे इस पीवाईक्यू को भी इन्वॉल्व करूंगा और पिछले वालों को भी थोड़ा सा मैं शॉर्ट नोट्स और चीट कोड्स को बेटर कर रहा हूं, ताकि अपन बहुत अच्छी तरह से टारगेट कर सके और एक महीने में मेंस में 90% के ऊपर स्कोर कर सके। मैं वो जो 5% डिफिकल्ट क्रिएटिव क्वेश्चन आते हैं उनको टारगेट बिल्कुल नहीं करूंगा उनको टारगेट, आपकी कितनी भी इच्छा हो। जे एडवांस पे आते हैं। जे एडवांस पे देखो 65 से 70% सिलेबस तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। 25-30% जो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, जिसकी वेटेज कम है, आपसे नहीं हो रहे हैं, जिसके सवाल कभी इजी आते भी नहीं है, उनको यदि आप थोड़ा बहुत करके छोड़ देंगे तो चलेगा। बट 65% हैज टू बी सॉलिड, रियली सॉलिड। रियली सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि उसके सबसे डिफिकल्ट सवाल जो जेई में आए वो होने चाहिए। अगेन, जे एडवांस में भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करना है, हमें टारगेट करना है जो सबसे डिफिकल्ट के ठीक बाद वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरली आए हैं। उसके लिए आप 65-70% सिलेबस अच्छी तरह से सॉलिड करके जा सकते हैं। सॉलिड का मतलब कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या थीम में आप ये समझ सके कि फिजिक्स के किस बेसिक लॉ से या कॉन्सेप्ट से कवर हो रहा है। कॉन्सेप्ट होने तो जो टीचर कॉन्सेप्ट के नाम पे लिखवा देता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, द कॉन्सेप्ट इज ऑफ चूजिंग एक्सिस। आप खुद सोचिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन या चूजिंग एक्सिस, क्या ज्यादा फंडामेंटल साउंड करता है? राइट, एक्सिस बनाना तो एक बहुत बेसिक सी बात है। इंक्लाइन तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, राइट। एक्सिस बनाना हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको आपको कम से कम 65 से 70% सिलेबस में रिलेट करना आना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं ये कौन से फिजिक्स के लॉ से डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। जो मैं कर रहा हूं इसमें नॉर्मल फोर्स की कौन सी बेसिक प्रकृति का यूज हो रहा है, टेंशन फोर्स की कौन सी बेसिक प्रकृति का यूज हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या चीज यूज हो रही है इस सवाल में जो फंडामेंटल थी। ये नहीं कि इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर लेते फिर आप एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे, फिर आप एडवांस के नाम पे पता नहीं किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। उसमें मेंस में भी नहीं होता उस तरीके से। Good marks in mains is around 80 to 85%. Here it is only 40%. In 40% you can get good rank. So please understand क्यों मैंने यहाँ पे सिलेबस भी कम कर दिया। यहाँ पे 40% तो बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। That is the good part of J Advance. लेकिन बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेवकूफी क्या कर रहे हैं, वो उठ के उन चीजों में लगे हुए हैं जो सबसे एक्सक्लूसिव से भी एक्सक्लूसिव है, उसके चक्कर में 40% भी नहीं स्कोर कर पा रहे। Try to score 40-50% marks and you are through in J Advance. जब ये मैं 40-50% मार्क कहता हूं तो लोग इसका मतलब समझते हैं जो मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो कोचिंग में या सब जगह मॉक टेस्ट लिए जाते हैं वो या तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं या बहुत ज्यादा इजी होते हैं। वो बैलेंस्ड नहीं होते कि जैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस है बिल्कुल वैसा का वैसा परफॉर्मेंस वहां पे रिपीट हो पाए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस तरह का पेपर बनाने के लिए जहां पर हम कोशिश करें कि यार ये जेई की तरह का बैलेंस पेपर हो। जनरली इस तरह के मॉक टेस्ट मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये 40% मैंने जेई एडवांस के लिए कहा, मॉक टेस्ट के लिए नहीं कहा। मॉक टेस्ट हैज टू बी प्रॉपर मॉक टेस्ट इन एडवांस। क्या यहां पे मॉक टेस्ट किसी काम के हैं? बिल्कुल किसी काम के नहीं है मॉक टेस्ट। क्यों काम के नहीं है? क्योंकि 80 प्लस इस साल के आप पेपर जोड़ लोगे तो करीब 90 के आसपास पेपर मेंस के हो चुके हैं। वो एक ही क्वेश्चन बैंक से एक ही टाइप के पैटर्न के सवाल आ रहे हैं। यहां बिल्कुल मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है। यू जस्ट यूज पीवाईक्यू। आप बोलेंगे सर ये तो देखा हुआ सवाल होगा। अरे भाई तुमसे सारे देखे हुए सवाल नहीं सॉल्व होते। बिलीव मी, इतना याददाश्त नहीं कि तुमसे देखे हुए सवाल सॉल्व हो जाएंगे।
आप PYQ करिए, यहां मॉक टेस्ट मत करिएगा. नो मॉक टेस्ट फॉर दिस, नो मॉक टेस्ट फॉर दिस ऑल्सो. राइट, इन दोनों के लिए मॉक टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी आप सीधे सीधे पुराने उठा लीजिए, क्योंकि वहीं से फॉलो होता है, सेम पैटर्न रिपीटेटिव है. यहां मॉक टेस्ट अच्छे मिल सके तो काम का है, नहीं तो किसी काम का नहीं. ठीक है, यहां पे क्वेश्चंस की फिलॉसफी पे जाएं तो क्वेश्चंस पे जाएं तो यहां तो रिपीटेटिव सेम पैटर्न होता है. यहां पे सिर्फ फिलॉसफी मैच होगी, वो भी 70% चैप्टर सिलेबस की या चैप्टर की. 70% क्वेश्चन फिलॉसफिकली सेम होते हैं. रिपीटेटिव तो एक भी नहीं हो सकता. होता भी है तो कोई बहुत अच्छा सवाल 5 साल में एक बार दोबारा आ गया, वो तो लोग भूल ही जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे और 30% तो नई फिलॉसफी के क्वेश्चन आते हैं कि साहब कभी आपने देखा था क्या वेक्टर और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? नहीं देखा था, या 20 साल पहले देखा था, तो देखो इस बार वेक्टर और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को मिक्स कर दिया. क्या आपने कभी देखा था कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हैं? नहीं देखा था, चलो इस बार यूज कर दिया. ऑलराइट, तो बहुत, या फिर जिस तरह से उन्होंने कुछ 20-30% जो बहुत टफ क्वेश्चन, जहां पे आजकल मैथमेटिकल थिंकिंग, नॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ रही है, वो भी देना शुरू करती है. तो वो क्वेश्चन भी यहां पर 30% आते हैं, और 70% जो है वो ठीक है, मतलब कि यार आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए रिजिड बॉडी के, तो वो हम उसी तरह से बार बार पूछ रहे. उस तरह से का मतलब उस तरह का क्वेश्चन नहीं, रोलिंग है पर बिल्कुल नई सिचुएशन में रोलिंग है. राइट, तो वो फिलॉसफी सेम रख ले रहे. 70% क्वेश्चन, 30% में तो फिलॉसफी भी नहीं है जो आपने पहले कभी देखी ही नहीं होगी कि यार ये भी एप्लीकेशन संभव है क्या. ओके, बाकी 70% के अंदर आप देखेंगे कि फिलॉसफी मोरलेस सेम ही चल रही है. तो समझने की कोशिश करेगा, 70% फिलॉसफी सेम है, 40% मार्क्स लेके आने. दिस इज द जोन यू शुड हिट. मोस्ट ऑफ यू शुड हिट दिस जोन, नॉट दिस 30%, बिकॉज उस 30% के चक्कर में ये 70% बर्बाद हो जाएगा. तो यदि आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा. और किसको करनी चाहिए एडवांस की तैयारी, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए एडवांस की तैयारी, गिवन मेंस में कैसे मार्क्स आ रहे, यदि इस तरह की बातचीत करना चाहे तो प्लीज कीप ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का आइकन दबाइए, ताकि जब मैं इस बारे में बात करूं तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा. थैंक यू वेरी मच. बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं, बहुत मजा आया आपको समझाते हुए. बाय बाय.